हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम ऑल आवर स्टूडेंट्स इन आवर चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली। स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम बाद मैं अपना वीडियो आपके बीच में लेके आया हूँ। बहुत टाइम से क्लासेस के बीच में मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, तो आप तक कोई अच्छा वीडियो नहीं आ पाया था। लेकिन अभी मैं दोबारा से जो है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, काफ़ी हॉट फेवरेट सीरीज़ है और सब बच्चों को इस सीरीज़ का इंतजार रहता है, तो आज से ये सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट हो गई है। अभी हम और सेमेस्टर के सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। तो आज जो है बी एल एल बी 7 सेमेस्टर के बच्चों के लिए, और एल एल बी में भी ये सब्जेक्ट है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। आज इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेके आया हूँ 7 सेमेस्टर्स वाले बच्चों के लिए। आज से सीरीज स्टार्ट हो गई है। बार बार मुझे कहते हुए ये लगता है आपको अब तो पता लग ही गया होगा बच्चों को कि 70% मार्क्स जो है वो गारंटेड है। अगर आप ये क्वेश्चन, मेरे बताए हुए ये क्वेश्चन करके एग्जाम देने चले जाते हैं, तो आपको 70% मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। बट मैं बार बार ये कहता हूँ कि आंसर्स इतनी अच्छी तरीके से तैयार करना, प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया रखना कि आपको एग्जाम में मार्क्स, कोई भी एग्जामिनर हो, कैसा भी एग्जामिनर हो, काट ना पाए। तो एग्ज़ाम में यही आएगा, गारंटेड है, मुकेश किरार सर की। और मैं मुकेश किरार आपको इस बार भी गारंटी देता हूँ कि 7 सेमेस्टर में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि आज हम अपने इन लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको करने से हमारे मार्क्स आ सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स हैं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ आज हम कवर कर रहे हैं। बी एल एल बी 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए पहला पेपर लेबर इंडस्ट्रियल लॉ का होता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें कई एक्ट हैं और हर एक्ट के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं ताकि थॉरो सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी ना बचे। कैसा भी पेपर आ जाए आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, मेरी गारंटी इन क्वेश्चंस को करने के बाद। तो पहला एक्ट जो हम कवर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हेन कैन इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिकम द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कब एक व्यक्ति का डिस्प्यूट जो है वो एक इंडस्ट्री के डिस्प्यूट में चेंज हो जाता है। डिफाइन करें इंडस्ट्रीज एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। इंडस्ट्रीज और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है ये बताइए। स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के स्कोप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन फीचर्स क्या है इसके, ये बताना है आपको। लॉकआउट इज अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के हाथ में लॉकआउट जो है एक वेपन की तरह है जिसको एम्प्लॉयर यूज करता है। इसके ऊपर टिप्पणी करनी है आपको, कंप्लीट डिटेल में आंसर लिखना है इसका। इज नोटिस इज कंपल्सरी बिफोर डिक्लेयरिंग लॉकआउट। क्या लॉकआउट डिक्लेयर करने से पहले नोटिस देना कंपल्सरी है, ये बताना है आपको। डिफाइन इलीगल लॉकआउट्स एंड इट्स पेनल्टी। इलीगल लॉकआउट्स क्या होते हैं और इलीगल लॉकआउट्स करने पर उसकी क्या पेनल्टी एम्प्लॉयर को भुगतनी पड़ सकती है। स्ट्राइक्स और इस काइंड्स, स्ट्राइक के काइंड्स लिखने हैं आपको, स्ट्राइक के बारे में बताना है। causes when it's become illegal and its penalty। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से स्ट्राइक जो है वो इलीगल हो जाती है। स्ट्राइक इज अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ वर्कमैन। जैसे लॉकआउट एम्प्लॉयर के हाथ में वेपन है, ऐसे एम्प्लॉयज के हाथ में वेपन क्या है, स्ट्राइक है। ये बताना है आपको, वर्कमैन के हाथ में। कंपनसेशन एंड पावर ऑफ द वेरियस अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो अलग अलग अथॉरिटीज अपॉइंट की जाती हैं, वो किस तरह के आप वो किस तरह के उनके पास पावर्स होती है, वो किस तरह की कंपनसेशन दे सकते हैं। मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कौन सी मशीनरी है और वो कैसे काम करती है। अगला क्वेश्चन है, ले ऑफ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द लेड ऑफ वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ले ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड करनी है आपको लेड ऑफ वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रेचमेंट प्रोसीजर। छटनी का प्रोसेस क्या होता है फॉर द रिट्रेचमेंट ऑफ अ वर्कमैन। एक वर्कमैन की छटनी कब की जा सकती है। हाउ द रिट्रेच्ड वर्कमैन मे बी री एम्प्लॉयड। एक रिट्रेच वर्कमैन को री एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जा सकता है। डिफरेंस कीजिए आप री अटैचमेंट एंड लॉस के बीच में। अगला क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का है, प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लेबर कोड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसके अलावा लेबर कोड के साथ साथ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आपसे पूछ सकता है, या नेशनल ट्रिब्यूनल्स की भी प्रोसीजर, पावर और ड्यूटीज पूछ सकता है, तो ये भी आप तैयार कर लेना।
टोटल कितने टॉपिक हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के तो आपका कंप्लीट जो है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कवर हो जाता है और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में जो इनसे इन टॉपिक से बाहर। अगला सेकंड हमारा जो एक्ट है वो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो ट्रेड यूनियन काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, एक ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस है। हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए कितने मेंबर्स की जरूरत है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ अ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रार होता है उसके क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस हैं। राइट एंड इम्यूनिटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस के राइट्स क्या है, इम्यूनिटीज क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ये बतानी है आपको। डिस्कस द कलेक्टिव बार्गेन, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है एंड ग्रोथ ऑफ अ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, और इंडिया में ट्रेड यूनियन की ग्रोथ क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हमारे दो एक्ट हमने इस स्लाइड में कवर कर लिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। टोटल उसमें 9 टॉपिक थे और दूसरे वाले में हमारे 5 टॉपिक हैं ट्रेड यूनियन वाले में। तो ये दोनों एक्ट कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। तीसरा हमारा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इसमें आपको करना है डिस्कस द कंपोजिशन एंड ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज, अथॉरिटीज जो इसके अंदर होती हैं अलग अलग उनकी क्या ड्यूटीज हैं और क्या कंपोजिशन है। व्हाट आर द ऑफेंसेस, ऑफेंसेस क्या होते हैं फॉर विच अ कंपनी इज लायबल, जिसके लिए कंपनी लायबल होगी अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 जो है उसके अंदर एप्लीकेबिलिटी एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्ट, एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है। कंट्रीब्यूशन अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है किसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय का, वो बताना है आपको इसके अंदर। तो ये टोटल 5 टॉपिक हैं इसके अंदर भी, नहीं 4 टॉपिक हैं इसके अंदर जो आप कवर कर लेंगे तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट कवर हो जाएगा। अगला है हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो नोटिस ऑफ अ क्लेम अंडर द एक्ट, इसके अंदर कब नोटिस कर सकते हैं क्लेम करने के लिए। अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो अपॉइंट किया जाता है उसका प्रोसीजर क्या है, उसके पावर्स क्या है इंस्पेक्टर की। लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड मेथड ऑफ पनिशमेंट, एम्प्लॉयर्स के क्या लाइबिलिटीज है, उसको क्या मेथड है पनिशमेंट देने का एम्प्लॉयर को जो दिया जाता है। व्हेन दिस बेनिफिट कैन बी फॉरफिटेड, इस बेनिफिट को कब फॉरफिट कर सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ वुमन, एक वुमेन की अगर डेथ हो जाती है तो क्या वो मैटरनिटी बेनिफिट ले सकती है। ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्ट, एक एक्ट के ऑब्जेक्ट क्या क्या है। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी आपका कवर हो गया। अब अगला जो है हमारा वो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अगर हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की बात करें तो ये हमारा 5वां एक्ट है जो हमारे लेबर इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर आता है। इसका पहला टॉपिक है आपका सैलेंट फीचर्स ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अंडर विच सर्कमस्टेंसेस अ वर्कमैन इज एलिजिबल फॉर बोनस, वर्कमैन कब एलिजिबल हो सकता है बोनस के लिए। डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ एज परमिसेबल, लिमिटेशन कब परमिसेबल हो सकती है। तो ये आपके टोटल 3 टॉपिक हो गए बोनस एक्ट के अंदर, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर हो गए आपके 6 टॉपिक, और 5 टॉपिक हो गए आपके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट प्रोविजंस एक्ट के अंदर। तो ये स्लाइड में हमारे टोटल 3 एक्ट कवर हो गए। अब हम अगले स्लाइड के, तो अगले स्लाइड में हमारा है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। डिफाइन द वेजेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, वेजेस क्या है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है। डिफाइन कीजिए फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को। पावर ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स की पावर क्या होती है ये बताना है आपको। डेफिनेशन डिडक्शन, एनुमरेट द डिडक्शन विच कैन बी लॉफुली मेड फ्रॉम वेजेस, ऐसे कौन से डिडक्शन है जो वेजेस में से होने अलाउड है या हो सकती है, ये बताना है आपको इसके अंदर। अगला है आपका इसके अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस। तो मिनिमम वेजेस क्या होता है, फेयर वेजेस क्या होता है, लिविंग वेजेस क्या होता है, और व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्सेशन करने का क्या प्रोसीजर है और उसको रिवाइज करना हो तो क्या प्रोसीजर। अगला है आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 जो है इसको देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है एम्प्लॉयर्स की क्या लाइबिलिटी है कंपनसेशन पे करने की।
एम्प्लॉयज का कब अधिकार है, एंटाइटमेंट फॉर कंपनसेशन, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कब एम्प्लॉय जो है कंपनसेशन के लिए हकदार है और कितना कंपनसेशन मिलेगा उसको। तीसरा टॉपिक है इसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर्स परमिसेस, एम्प्लॉयर्स के प्रेमिसेस के एक्सटेंशन क्या, मतलब कहाँ पर अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो एम्प्लॉय कंपनसेशन का अधिकारी है, वो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस के बाहर जहाँ पर भी वर्किंग ड्यूटी कर रहा है वो। अगला है इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन टोटल टेम्पररी पार्शियल, टोटल टेम्पररी पार्शियल एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। तो तीन तरह के डिसेबिलिटीज हैं यहाँ पर, टोटल, टेम्पररी, टोटल पार्शियल, टोटल परमानेंट, ये तीनों आपको बतानी है। तो टोटल इसके अंदर कवर हो गए टॉपिक आपके चार टॉपिक ऐड कर लेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगला आपका एक्ट है यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1980, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और स्कोप क्या है इस एक्ट के। उसके अलावा अगला है आपका पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ईएसआई के क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज है। 9 चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशंस एक्ट 1986, इसमें एक्सप्लेन करने इसके डिफरेंट प्रोविजंस को एक्सप्लेन कर देंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवैल्यूएशंस ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो टोटल ये हमारे 10 टॉपिक में मैंने इसको सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया है और हर एक्ट के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि लेबर इंडस्ट्रियल लॉ में कई सारे एक्ट हैं जो इसमें शामिल हैं, तो इसलिए इसी तरह से इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा सकते थे। फिर मेरा हमेशा से मकसद ये रहता है कि स्टूडेंट से लिमिटेड ही पढ़ना पड़े, स्पेशली जो वर्किंग स्टूडेंट है, क्योंकि अधिकतर मेरा फोकस रहता है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए ऐसे नोट्स तैयार करना, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स के पास काफ़ी कम समय होता है पढ़ने के लिए, तो अधिकतर वो ऐसी चीज़ें तलाशते हैं कि कम से कम पढ़ने पर उनके अच्छे थोड़े से मार्क्स आ सके और वो इजीली पास हो सके। मेन टारगेट उनका पास होना होता है। तो मेरा उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बनाने का इरादा रहता है ताकि उनको डिफिकल्टीज कम से कम हो, क्योंकि उनके पास समय बड़ा कम होता है पढ़ने के लिए। तो ये मेरा कंप्लीट जो है लेबर इंडस्ट्रियल लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए। एलएलबी के बच्चे इनको पढ़ सकते हैं जो 4th सेमेस्टर ऑफ एलएलबी में, और बीएलएलबी 7th सेमेस्टर के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है आपको। इसके नोट्स पीडीएफ भी अवेलेबल है, अगर आप इसके पूछ सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट्स लगा के आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं। गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे लीगल ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे और लीगल ब्लॉग्स में बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ से आप आंसर लें, आंसर का प्रेजेंटेशन बढ़िया रखें तो आपको 70% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। Answers of all important questions are available in PDF format at reasonable price। मेरे पास सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो अवेलेबल है, PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है एक रीजनेबल प्राइस पर। प्राइस तो मुझे चार्ज करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं खुद एक फैमिली मैन हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होता है। फिर भी मैं आपको यूट्यूब पे फ्री कंटेंट देता हूँ ताकि वो बच्चे जो फ्री में लेना चाहते हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन मिल जाए। थोड़ा एफर्ट्स आपको लगानी पड़ेगी, फिर आपको आंसर्स खुद से तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन अगर जिन बच्चों के पास टाइम कम है, जो वर्किंग स्टूडेंट है, वो चाहे तो मुझसे पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं, मेरे पास इन सभी क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो इस बार मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अब मैंने वीडियो लेक्चर्स भी कुछ तैयार किए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इन्हीं टॉपिक्स पर, इन्हीं क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो किसी भी तरह की क्वेरी आपकी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं आपको, तो 24/7 में आपके लिए अवेलेबल है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9811948855। आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। kirar29.mukesh@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप लास्ट में मैं हमेशा थोड़ा सेल्फिश होकर इन चीज़ों को बोल देता हूँ और आप बहुत ज़्यादा मेरा साथ देते हैं, मेरे वीडियो को प्रमोट करते हैं, अपने सारे कॉलेज के ग्रुपों में आपने वायरल किया है वीडियो को, तब जाके मुझे इतना प्यार मिला है स्टूडेंट्स का। और इसी तरीके से हमारा चैनल और ग्रोथ करे, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँ तो फ्यूचर में हमारे रिलेशन और स्ट्रांग हो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
पूरा वीडियो देखते हैं, हर साल देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया। वो बार बार गूगल पे एजुकेटर ऑफ दिल्ली लिख के सर्च करते हैं, फिर वीडियो तक पहुँचते हैं। तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्या प्रॉब्लम। बल्कि आपको तो अपने सारे ग्रुपों में भी वायरल करना चाहिए। सर की ग्रोथ होगी तभी तो आपके वीडियो लगातार आते रहेंगे। तो यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको बेनिफिट ये होगा कि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसी वीडियो आए। जैसे बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियो मिस कर दिया होगा या काफ़ी दिन बाद देखा होगा या लौट के चैनल पर आए तब देखा होगा, तो उनको ये दिक्कत खत्म हो जाए। इस तरह से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। दोनों पर मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से फेसबुक पेज भी है और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब समय वेस्ट ना करें और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ को पढ़ना शुरू कर दें। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, एक चीज़ और मैं लास्ट में बता दूं कि जैसे हम कई वायरल न्यूज़ देख रहे हैं अभी कि 20 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं बच्चों के। तो मेरा अपना ये मानना है कि 20 दिसंबर से शायद आपके एग्ज़ाम शुरू नहीं हो सकते, क्योंकि 5 दिसंबर तक एग्ज़ाम की लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जनवरी में डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक शुरू हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से आज ही से पढ़ना शुरू कर दें, तैयारी शुरू कर दें। और एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली लगातार आपको इस तरह के वीडियो देता रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना प्यार सम्मान देने के लिए। अपने सभी फ्रेंड्स तक फटाफट से इसको वायरल कर दो।